नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हिंदी के व्याकरण के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और विराम चिन्हों को देख लेते हैं। विराम चिन्हों में हम देखेंगे कि कौन सा हमारा है और कौन सा बाहरी है, इनकी क्या उपयोगिता है। तो विराम चिन्ह का सीधा साधा पर्पज ये है, इतनी लंबी परिभाषा से आपको कोई सरोकार नहीं है, परीक्षा में जो आपके काम का है। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, विराम चिन्ह किसी भी वाक्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। भाषा में इनका प्रयोग पूर्णता प्रदान करने के उद्देश्य से होता है। अगर इनको हमने सही जगह पर नहीं लगाया या लगाया ही नहीं तो किसी भी वाक्य का या वाक्यांश का सही अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। और इनका शाब्दिक अर्थ होता है विराम। तो ये चिन्ह जो है ये विराम को दर्शाने के लिए लगाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे हल्का सा आपको ठहराव लेना होता है या थोड़ा दीर्घ ठहराव लेना होता है, उसको ये प्रदर्शित करते हैं अलग अलग तरीके से। परिभाषा वही है और इसमें यही बताया गया है। अच्छा, वाक्यों को बांटने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। जैसे आपने कोई उदाहरण दिया जैसे, और सजीव वस्तुओं का आप उदाहरण दे रहे हैं तो उसमें आप कहेंगे कि पक्षी हैं, तो उसके बाद पक्षी के आगे आप कॉमा लगाएंगे। मनुष्य, फिर जितने भी चौपाया हैं उनके लिए तो फिर कॉमा लगाया। आपने उसमें क्या किया, डिवीज़न किया। तो वो बांटने का जो तरीका है उसमें कॉमा लगाते हैं, तो वो क्या है, वो एक विराम चिन्ह ही है। तो विराम चिन्हों का इस प्रकार का भी प्रयोग होता है। प्रश्न पूछने का भाव है तो उसमें भी दर्शाने के लिए आप विराम चिन्ह का ही इस्तेमाल करते हैं। वहाँ जो ठहराव होता है वो थोड़ा सा प्रश्नवाचक रूप में होता है। जहाँ विस्मय का भाव है वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो वो भी विराम चिन्ह है। तो इन्हीं सब के बारे में हमें देखना है। अब विराम के जो परिभाषा है वो सिंपल है। इसमें विराम का मतलब होता है रुकना, और ये रुकने के उद्देश्य से ही बनाए जाते हैं। अब रुकने के भाव अलग अलग होते हैं, वो वाक्य के भाव के हिसाब से होते हैं। रचना में अगर देखा जाए तो रचना में जो हमारा मौलिक विराम चिन्ह है वो सिर्फ पूर्ण विराम है। ये जो पूर्ण विराम है ये असल में संस्कृत से आया है। संस्कृत के श्लोक इत्यादि आप देखें या रामचरितमानस में आप चौपाइयाँ देखिए जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण में जो संस्कृत के श्लोक है तो उसमें कहीं कहीं पे ऐसे सीधी खड़ी पाई होती है और कहीं कहीं पे दो होती है। ऐसी चौपाइयों में आपने देखा होगा, दोहों में आपने देखा होगा। तो ये डबल जो है ना, ये एक तरह से पूर्ण विराम के दोहराव को दर्शाता है। मतलब पूर्ण विराम में जहाँ आप जाकर जितना रुके उससे थोड़ा सा दुगना समय लेकर वहाँ पर आपको विश्राम लेना है, उसके बाद तब आगे बढ़ना है। तो इससे आपका जो लय है, मतलब एक सीक्वेंस है भाषा को पढ़ने में, वो बना रहेगा। अब ये विराम चिन्ह संस्कृत से आया है, हिंदी में भी है, और बाकी जितने हम देखते हैं वो अंग्रेजी से ज़्यादातर रूपांतरित हैं और कुछ जो है वो अरबी फारसी से भी संक्रमित हो गए। तो हिंदी में बहुत सारे संक्रमण हुए हैं, आप जानते ही हैं। जैसे जैसे विदेशी आक्रमण होते गए, विदेशियों की घुसपैठ होती गई, वैसे वैसे वो हमारी भाषा और संस्कृति को आक्रांत करते गए। तो उसी के दौर में ये सब हुआ है। अब अंग्रेजी विराम चिन्हों की देखा देखी अब अपनी हिंदी शब्दकोश में भी इनको शामिल कर लिया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि विराम चिन्हों के प्रयोग की आवश्यकता को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। इस मतभेद से हम बखूबी इनका इस्तेमाल करते हैं और इससे हमारी हिंदी भाषा का सौंदर्य और बढ़ा ही है, घटा नहीं है। जो अंग्रेजी के विराम चिन्ह हैं उनसे और ज़्यादा चार चांद लगना जो कहा जाता है वो हो गया है। तो कभी कभी संक्रमण फायदेमंद होता है। अब विराम चिन्हों के प्रकारों में सबसे पहले हम अपने मौलिक वाले को देखेंगे, अर्थात पूर्ण विराम को। तो प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में, इसका नाम है पूर्ण विराम, यानी पूरी तरह से यहाँ विराम लेना है आपको, यानी एक वाक्य यहाँ पर पूरा होता है। वो वाक्य का टुकड़ा नहीं है, वो संपूर्ण वाक्य है। अगर आप उसके आगे खड़ी पाई लगाते हैं तो ठीक है, आप वाक्यांश के आगे खड़ी पाई नहीं लगा सकते, उसको यथावत वैसे ही छोड़ना होगा। लेकिन अगर आप एक पूरा वाक्य लिख रहे हैं तो उसके आगे, अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो खड़ी पाई लगाएंगे। तो वो करना पड़ता है। और इसके अलावा कुछ और भी भाव होते हैं, जैसे कि वाक्य में मान लीजिए कि वाक्य संपूर्ण तो हुआ लेकिन उसमें पूछा गया है प्रश्न, तो प्रश्न पूछने का भाव है, तब वहाँ खड़ी पाई नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है वो भी दिखने में खड़ी पाई जैसा होता है, नीचे बिंदी होती है। तो जब आश्चर्य का भाव कहीं वाक्य के अंत में दिख रहा है तो इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ चिन्ह बने हुए हैं, उनको आप देख लीजिए। देखिए पूर्ण विराम जो है कैसा दिखता है आप जानते ही हैं, उसमें इतना ज़्यादा माथापच्ची नहीं, और हाँ इसे बड़ा किया जा सकता है। अब देखिए ताकि आप आसानी से स्क्रीन पर देख पाए। इसके बाद देखिए अगला जो है वो अर्ध विराम है, जिसे कि हम सेमी कॉलन कहते हैं। और सेमी कॉलन कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक, ये वाला है। और कॉमा जो होता है वो कैसा होता है, तो कॉमा आपका ये आप जानते ही हैं, सिंपल है, नीचे कॉमा लगाना है आपको। इस प्रकार से होता है, इसको अल्प विराम कहा जाता है। तो पूर्ण विराम जो है जहाँ पे पूर्ण वाक्य को पूर्णता प्राप्त होती है, और अर्ध विराम का मतलब है कि वाक्य आधा हुआ है, अभी आधा बचा हुआ है। और अल्प विराम मतलब कहीं आपको आवश्यकता है उसे बांटने की, या फिर कहीं हल्का सा ठहराव लेना है तो वहाँ हल्का सा कॉमा लगा दिया, मतलब वो अल्प विराम है, थोड़ी देर के लिए रुकना है। इसके बाद अपूर्ण विराम भी एक आता है।
जो कि अधूरा होता है, उसके बाद बहुत लंबी चौड़ी बात हमें कहनी होती है, तो उसके लिए जैसे संस्कृत में विसर्ग होता है वैसे ही 2 बिंदियां लगा देते हैं। प्रश्न विराम है तो आप जानते ही हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। विस्मय विराम है तो ऐसे डंडा खींच के नीचे गोला बना दीजिए, मतलब बिंदी लगा दीजिए, तो ये विस्मय का चिन्ह हो जाएगा। निर्देशक अगर है तो उसके लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई निर्देश आपको देना है, नीचे कई सारी बातें निर्देश में लिखनी है, तो पहले आप डैश लगाएंगे, निम्नलिखित है, और उसके बाद पॉइंट डालकर लिखते हैं। और योजक और संबंध चिन्ह जो है, जिन्हें हाइफन कहा जाता है, तो उसमें आप देख रहे हैं इसमें चिन्ह बना हुआ है। ये सब जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना चिन्हों को, जब आप मोबाइल में टाइपिंग करते हैं, मतलब कोई मैसेज टाइप करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि ये सारे सिंबल होते हैं, तो इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, योजक चिन्ह के नीचे आप अवतरण विराम को देख रहे हैं, जिसे कि उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। तो ये आप देखिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं अंग्रेजी में, और उसी नाम से हम ज़्यादा इसको प्रसिद्ध तरीके से जानते हैं। तो ये होता कैसा है, ये इस प्रकार से होता है, ऐसे आप लगाते हैं इसे, ठीक, ये है। और लोप विराम क्या है, तो लोप विराम मतलब आगे जो आपके शब्द हैं वो शून्य हो गए हैं, मतलब शब्द है ही नहीं है आपके पास, तो आपके पास उस स्थान को खाली छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे बिंदी बिंदी करके छोड़ देते हैं। कोई बात अगर अधूरी छूट गई है तो उसके आगे भी ऐसे बिंदी की जा सकती है, ठीक। वर्जन चिन्ह भी इसको कहा जाता है। इसके बाद लाघव विराम होता है, ठीक है। एक बार यूपीपीसीएस में ही CSAT वाले पेपर में क्वेश्चन आया था हंस पद विराम चिन्ह का, तो वो हंस पद विराम चिन्ह जो है उसमें हंस के पैर जैसा उसकी आकृति को दर्शाया गया था। कुल मिलाकर बात यह है कि लाघव विराम जो है वो संक्षेपक होता है। ये हंस पद नीचे बना हुआ है, ठीक है, ये देखिए हंस का पैर कैसा होता है, आपने देखा है ना, ऐसा पानी में रहने के लिए उपयुक्त होता है, तो ये हंस पद कहा जाता है। कहीं कहीं काक पद भी कहते हैं, लेकिन कौवे का पैर ऐसा नहीं होता। अच्छा, लाघव विराम या संक्षेप सूचक जो विराम होता है वो ऐसा दिखता है, लाघव विराम मतलब वहाँ लघुता, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डॉक्टर लिख दीजिए इस तरीके से, है ना, और नहीं तो डा लिखकर उसके आगे ऐसा ही लघु विराम लगा दीजिए, मतलब लाघव विराम, तो उससे पता लगेगा कि इस शब्द को सिकोड़ा गया है, उसका अर्थ सभी समझ जाएंगे, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। इसके बाद होते हैं कोष्टक। मैथमेटिक्स में भी ये ब्रैकेट पढ़ाए जाते हैं, और इसके साथ पढ़ाया जाता है बॉडमास का नियम, ठीक है, इनको तोड़ने की विद्या सिखाई जाती है। तो इसमें लोग अलग अलग नाम रखते हैं, वैसे हिंदी में इसको कहते हैं, देखिए ये बड़ा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है, और ये छोटा कोष्टक है। बड़े कोष्टक को आप अंग्रेजी में स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, तो अंग्रेजी का यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो ये तीनों कोष्टक हैं, ये कोष्टक अलग अलग आवश्यकताओं के अनुरूप लगते हैं, और ज़्यादातर इनमें विभाजन आमतौर पे आप हिंदी में देखेंगे तो यही वाला जो ब्रैकेट है वो यूज़ होता है। साइंटिफिक जब हम कोई चीज़ देखते हैं, जैसे कि फिजिक्स में आप विमा पढ़ते हैं, डायमेंशन, तो उसमें बड़े कोष्टक में ही विमाओं को लिखा जाता है, वो भी कैपिटल लेटर में, ये उसका नियम होता है। उसमें आप छोटा कोष्टक बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। किसी भी राशि की विमा आप अगर लिख रहे हैं तो उसके लिए बड़े कोष्टक का इस्तेमाल, और गणित में तो तीनों का इस्तेमाल होता है। मझला कोष्टक, उनके नियम होते हैं बाकायदा कि पहले किसको आप छुएंगे, और अगर गलत तरीके से तोड़ा तो जो पूरा समीकरण है उसका मान अंत में गलत आएगा, तो इसलिए उसका तरीका पता होना चाहिए। बॉड मास, उसमें क्या पहले गुणा करना है कि भाग करना है, ये सब उसमें सीक्वेंस होता है। तो मैथमेटिक्स में नहीं घुसना है, लेकिन ये जो ब्रैकेट बने हुए हैं इनका मतलब आपको मालूम होना चाहिए। तो जो इसमें ये बड़ा कोष्टक है, इसके बाद ये मझला है, और ये छोटा है। मझला वाला कुछ ऐसे बनता है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है मझला बनाने में। इसके बाद आप देखें तुल्यता सूचक चिन्ह, तो तुलना आप कर रहे हैं ना, तो इसके लिए बराबर का चिन्ह लगाते हैं, इक्वल टू। और तारक चिन्ह होता है, फुटनोट के लिए अक्सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम स्टार बना देते हैं आमतौर पे, तारांकित कर देते हैं उसको। आपने पॉलिटी में तारांकित प्रश्न पढ़े होंगे, तो तारांकित करने का मतलब क्या है, उसके ऊपर ऐसे स्टार बना देते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है, जो मास्टर साहब लोग हैं, किसी प्रश्न को इंपॉर्टेंट बताना होता है तो उसके आगे ऐसे स्टार लगवाते हैं, ठीक। अब विराम चिन्हों को तो देख लिया, मतलब उनकी शक्ल देख ली। अब इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे अर्ध विराम है, इसे छोटा करना पड़ेगा, देखिए। तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, मूल चीज़ है प्रयोग। प्रयोग आप कहाँ करेंगे, तो ये स्पष्ट विराम स्थलों में आता है, और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य जब मौजूद होते हैं, मतलब एक तो उसका पूरा बड़ा वाक्य है, मतलब वो मेन है, और उसके अंदर कई सारे इंडिपेंडेंट सेंटेंस यानी स्वतंत्र वाक्य होते हैं, तो उन्हें अलग अलग रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। और अर्ध विराम की जगह पे अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय तक ठहरा होता है, वही चीज़ है। मतलब पूर्ण विराम है तो थोड़ा ज़्यादा ठहरेंगे, उससे कम ठहरेंगे अर्ध विराम में। अर्ध विराम का मतलब समझे ना, ये भूलिएगा मत, ये वाला अर्ध विराम है, तो इसमें थोड़ा सा पूर्ण विराम की तुलना में कम ठहरेंगे। और हल्का क्वामा लगाना है आपको तो वहाँ बहुत कम ठहरेंगे, थोड़ी देर ठहरेंगे फिर बढ़ जाएंगे। तो वही चीज़ है, जैसे सूर्यास्त हुआ आकाश लाल हुआ, ये वाक्य बना हुआ है, और वाक्य में देखिए कई सारे स्वतंत्र वाक्य हैं, पूरा सेंटेंस तो बाद में कंप्लीट हो रहा है। सूर्यास्त हुआ, यहाँ आप देखें सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, वराह पोखरों से उठकर घूमने लगे, मोर अपने रहने के झाड़ों पर जा बैठे, हरिण हरियाली पर सोने लगे, पक्षी गाते हुए घोंसलों की ओर उड़े, और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। अब ऐसा वाक्य कोई कवि ही लिख सकता है, मतलब
जो साहित्यकार है, सृजन की भावना उसमें है। तो कुल मिलाकर ये सूर्यास्त का दृश्य है कि सारे जो जीव जंतु हैं वो अपने अपने घोंसलों और अपने घरों की ओर जा रहे हैं, इससे यही भाव निकल रहा है। लेकिन इसमें छोटे छोटे बहुत सारे सेंटेंस हैं, तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप अलग अलग लिख दीजिए, तो वाक्य अच्छा नहीं लगेगा, मतलब पैराग्राफ में कुछ अतिशयोक्ति दिखाई देगी। तो इसमें आपके पास रास्ता है यही अर्ध विराम चिन्ह का। आप जहाँ जहाँ वाक्य एक एक छोटा छोटा वाक्य पूरा हो रहा है वहाँ वहाँ इसे लगा दीजिए, इससे ये सुंदर हो जाएगा। जैसे सूर्यास्त हुआ, यहाँ पे एक वाक्य पूरा हुआ कि सूर्य का अस्त हो गया, ठीक, तो यहाँ आपने अर्धविराम लगा दिया। उसके बाद कहा गया आकाश लाल हुआ, ठीक है, ये भी वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पे आपने अर्धविराम लगा दिया। वराह, वराह मतलब जंगली सुअर जो होते हैं, वो पोखरों में कीचड़ में नहा रहे थे, तो उन्हें पता लगा कि भाई अंधेरा हो रहा है, अब कोई प्रीडेटर हमसे भी बड़ा जो सर्वोच्च मांसाहारी है वो आकर हमें चपेट सकता है, तो यहाँ से फूट लेना चाहिए, मतलब यहाँ से भाग लेना चाहिए। तो वो पोखरों से निकलकर अपने घरों की ओर, मतलब जहाँ उनका निवास स्थान है वहाँ जाकर घूमने लगे। हालांकि जंगली सुअर जो होते हैं वो भी निशाचर होते हैं, वो भी रात में ही खड़ी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन वो भी जो सर्वोच्च मांसाहारी हैं उनसे डरते हैं। इनका भी शिकार करने वाले बहुत से बड़े बड़े जीव हैं, ठीक। तो वराह जो है ये पोखरों से उठकर घूमने लगे। अब यहाँ पर एक वाक्य सेंटेंस जो मतलब वाक्य है वो कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे आपने अर्धविराम लगाया। उसके बाद लिखा हुआ है कि मोर अपने रहने के झाड़ों पर जा बैठे। मोर पेड़ पर नहीं रहता है, मोर का शरीर इतना भारी होता है और ये मुर्गे की फैमिली का होता है, मुर्गे का मौसेरा भाई होता है। तो नर मोर तो इतना वजनी होता है कि वो पेड़ पर बहुत समय तक टिक ही नहीं पाएगा, उसके पंजे उतने उसके अनुसार मजबूत नहीं होते हैं, तो वो नीची जगहों पर रहता है, झाड़ियों में अंडे देता है और ज़्यादातर झाड़ों में ही रहता है, मतलब कम ऊंचाई पर। हालांकि ऊंचाई पे भी मोर जाते हैं लेकिन लंबे समय तक वहाँ रहते नहीं। तो फिलहाल मोर अपने रहने के झाड़ों पर जा बैठे और हरिण जो है वो हरियाली पर सोने लगे। हिरण जो है वो घास के मैदान में चरते हैं और वहीं आड़ देखकर सो जाते हैं, जहाँ शेर या कोई भी जो शिकारी है वो इन्हें आहार न बनाए। पक्षी गाते हुए घोंसलों की ओर उड़ चले। जब आपने सायंकाल का समय देखा, आप देखिए हरियाली पर सोने लगे, यहाँ वाक्य पूरा हुआ, तो ये अर्धविराम लगा, मतलब एक छोटा वाक्य पूरा हुआ, संपूर्ण नहीं हुआ है। पक्षी गाते हुए घोंसलों की ओर उड़ चले और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। ये जंगल का सीन था जो कि बड़ा ही दुर्लभ होता है। शाम के समय आप देखते होंगे जहाँ पेड़ पौधे हैं, अब एकदम से इमारतें हैं और मतलब सिर्फ पक्की सड़क है, तो वहाँ पक्षी कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा पेड़ झुरमुट हैं और कुछ थोड़ा प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो शाम के समय आप देखिए कि चिड़ियाँ जो हैं वो अपने अपने नीड़ों की ओर यानी अपने अपने घरों की ओर लौटने लगती हैं और उस समय वो खूब कोलाहल करती हैं, मतलब रंग बिरंगी आवाज़ निकालती हैं, जो कि बड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो वो पक्षी जो है वो घोंसलों की ओर उड़े। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी एक वाक्य पूरा हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या किया कि जो अर्ध विराम था उसका प्रयोग नहीं करके यहाँ पर और लगा दिया। तो कभी कभी शब्दों से भी हम काम चला लेते हैं। विराम चिन्हों का स्थान कुछ शब्द भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह हम शब्द का ही प्रयोग करें, तो एक संतुलित उपयोग करना होता है। विराम चिन्ह जहाँ पे आवश्यक है वहाँ लगाया, और जहाँ लग रहा है कि अब पूरे वाक्य में विराम चिन्ह ही भर जाएगा, तो कहीं कहीं पर हमने योजक शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, जो कि दो वाक्यों को चिपकाते हैं, जैसे कि और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। अब यहाँ जाके ये वाक्य पूरा हुआ है, तो यहाँ हमने लगाया पूर्ण विराम। तो ऐसा होता है अर्धविराम का प्रयोग, जिसे कि आप इस रूप में देखते हैं। और ये मूल रूप से हिंदी का नहीं है, ये मूल रूप से है अंग्रेजी का, और वहीं से आया है। अल्प विराम तो शुद्ध अंग्रेजी का है, वहीं से हमारी हिंदी में भी रूपांतरित हुआ है, लेकिन ये हमारी भाषा के सौंदर्य को बढ़ाता है। तो पढ़ते लिखते समय अक्सर कभी कभी हल्का हल्का रुकना होता है, तो उसके लिए क्षण भर ठहरने के लिए, मतलब कुछ सेकंड के चौथाई तिहाई हिस्से के लिए ठहरने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो अल्प विराम है उसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें यह भी है कि शब्द को बिखरने से ये रोकता है और वाक्य को बिखरने से रोकता है। संबोधन के परे अर्थ में बाधा पड़ने की जगह एक ही दशा के कई पदों और वाक्यांशों के अंतिम पद को छोड़कर शेष के आगे प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों को पृथक करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका भी प्रयोग वैसा ही है जैसा कि अर्धविराम का था, बस ये है कि ठहराव हमें देखना है कुल मिलाकर, कि जिसमें हम ज़्यादा रुक रहे हैं उसमें हम अर्धविराम लगाएंगे और जिसमें थोड़ा कम ही रुक रहे हैं उसमें अल्प विराम लगाएंगे। तो ये अपनी बुद्धि पर है, मतलब अपनी बुद्धि से आपको यहाँ पर काम लेना होगा और ये समझना होगा कि कहाँ पर हम ज़्यादा ठहर रहे हैं। तो इसके लिए पढ़ने का अभ्यास, मतलब बोल कर पढ़ने का, उच्चारण करके पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। आजकल वो हैबिट ही खत्म होती जा रही है। पहले जो अध्यापक थे किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले उस बच्चे को, मतलब पूरी क्लास में जितने भी बच्चे थे उनको खड़ा करके बारी बारी किताब के उस अध्याय को पढ़वाते थे कि एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो। और जब बच्चा उसको बोल बोल कर जोर से पढ़ता था पूरी कक्षा में, तो एक उससे फ़ायदा ये होता था कि उसके जो शब्द हैं, चूँकि वो बोल के पढ़ रहा है, तो पूरी क्लास उसको सुनती थी। सुनने से दिमाग अच्छा याद करता है, कोई भी चीज़ आप सुनते हैं तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होती है। तो चैप्टर आधा तो लोगों के दिमाग में तभी भर जाता था, और जो बच्चा इसे पढ़ रहा है उसके दिमाग में वो ज़्यादा जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब वो बोलता था तो उसके शब्द में जो व्याकरण की दिक्कत या विराम संबंधी दिक्कत आती थी, विराम चिन्ह संबंधी, उसको अध्यापक तत्काल वहीं पर टोक कर दूर करते थे कि नहीं, यहाँ तुम गलत पढ़ रहे हो, इसको फिर से पढ़ो। और यही सिलसिला दोनों भाषाओं में, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चलता था। तो ये पढ़ाई का अहम हिस्सा होता था, आजकल वो कहीं खो गया है। फिलहाल
यहाँ पर वही बात है कि आप बोलकर अगर पढ़ना जानते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं, तो आप विराम चिन्हों में गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब उच्चारण आप सही करेंगे ना तो आपको पता होगा कि कहाँ पर आप हल्का ठहर रहे हैं और कहाँ पर पूरा ठहर रहे हैं। तो ये उसी आधार पर तय हो सकता है। बाकी इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है और कोई ऐसी परिभाषा नहीं बनी है जिसमें कि आपको ये बता दिया जाए कि बस यहाँ पर यही वाला लगेगा। ये आपको अनुभव से सीखना होगा, प्रैक्टिस से। तो कुल मिलाकर यही चीज़ है। अब इसमें तमाम उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि खंड वाक्य के दोनों ओर यह वह लुप्त रहने के स्थान पे वरन किंतु परंतु लेकिन इसलिए क्योंकि आदि, इस तरह से प्रारंभ होने वाले खंड वाक्य से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप अगर देखें तो इससे पहचानना आसान हो जाएगा। ये ट्रिक तो नहीं है क्योंकि हर जगह काम नहीं करती है, लेकिन कुछ जगहों पर ये आपकी मदद कर सकती है। इसमें क्या है कि अल्प विराम का प्रयोग हमें कहाँ करना है, कुछ शब्द बता दिए गए हैं, उन शब्दों के बाद होता है, ये ध्यान दीजिए। अब जैसे उदाहरण भी दे दिया है कि ब्रह्मा ने सुख और दुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, ये सब बनाए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा ने सुख और दुख और पाप और पुण्य। अब इसमें ये एक तरीका इस वाक्य को लिखने का ये भी हो सकता था कि ब्रह्मा ने सुख दुख पाप पुण्य दिन रात ये सब बनाए हैं, सबके साथ आप कॉमा लगा देते। और नहीं तो एक तरीका ये भी था कि पाप पुण्य के बीच में आपने कॉमा लगाया और उसके बाद यहाँ पे जो अर्ध विराम है उसको लगा दिया। तो इस तरीके का भी हो सकता था। और नहीं तो फिर हम इतना ज़्यादा इसमें चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो उसकी जगह हम योजक शब्द और का प्रयोग कर लिए। तो दो विलोम शब्दों के बीच में हमने योजक लगा दिया, मतलब दुख और सुख आपस में विलोम है तो उनके बीच में और लगा दिया। उसके बाद हमें हल्का सा रुकना है तो एक कॉमा लगा दिया। उसके बाद फिर पाप और पुण्य एक दूसरे के विरोधी हैं, मतलब विलोम है, तो इनके बीच में योजक चिन्ह मतलब योजक शब्द जो है और उसका प्रयोग कर दिया। और अंत में आप देख रहे हैं कि दिन और रात के बाद फिर एक बार रुकना है और तब कहना है कि ये सब बनाए हैं। तो यहाँ फिर से अर्ध विराम लगा है, माफ कीजिए अल्प विराम लगा है, और अंत में खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम। तो ये व्यवहारिक है तो टोटल। अब यहाँ अपूर्ण विराम और प्रश्न विराम, विस्मय विराम, ये सब भी है, इनको भी देख लीजिए। तो अपूर्ण विराम जो है ये न्यून होता है, मतलब कम समय, अत्यधिक कम समय के लिए यहाँ पर ठहराव होता है और ये अधूरा होता है। जैसे कहने का तात्पर्य ये है, उदाहरण पहले आप देख लीजिए। गांधी जी ने कहा था, अब इसके आगे दो ठे ऐसे विसर्ग लगा हुआ है, दो बिंदियां हैं। इनका मतलब है कि यहाँ पे हल्का सा ठहराव देना है और ये अपूर्ण है, मतलब वाक्य अभी अपूर्ण है। उसका बचा हुआ हिस्सा आगे कहा गया करो या मरो। गांधी जी ने कहा था करो या मरो। अब यहाँ पर एक रास्ता आपके पास ये है कि विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करके आप यहाँ लिख सकते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, ये भी सही है। तो कुछ योजक शब्द होते हैं और कहीं कहीं विराम चिन्ह काम करते हैं, तो दोनों का आप अपनी बुद्धिमानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ये बताया गया है इसमें अपूर्ण विराम में कि इस विराम की आवश्यकता अत्यंत आकस्मिक होने पर अथवा किसी कथन में एक से ज़्यादा अगर आपको उदाहरण देना है या किसी उद्धरण द्वारा कोई अभिप्राय व्यक्त करना है तो उस दशा में उद्धरण से पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उद्धरण से पहले इस्तेमाल होगा, ध्यान दीजिएगा। और अपूर्ण विराम पर अर्ध विराम की अपेक्षा कुछ अधिक ठहरना होता है, मतलब ये बीच का है। आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं इसको, खड़ी पाई पर ज़्यादा ठहरना है। अगर इस तरह का लगा है तो उसमें आपको थोड़ा सा कम ठहरना है, और ये बीच का है, मतलब इसी के बीच में है। तो इस पर सबसे ज़्यादा ठहरना है, उससे थोड़ा सा कम इस पर ठहरना है, उससे भी थोड़ा सा कम इस पर ठहरना है, और सबसे कम इस पर ठहरना है। तो ठहराव अगर आपको याद है तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये है इसका। अब आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न विराम और विस्मय विराम में क्या है, तो प्रश्न का बोध कराने वाला जो वाक्य है उसके अंत में इसको लगा दिया जाता है। और एक ही वाक्य में एक से अधिक अगर प्रश्न है तो प्रश्न विराम या तो अंतिम प्रश्न के आगे लगता है या प्रत्येक प्रश्न के आगे लगता है। लेकिन प्रत्येक प्रश्न के आगे लगाना बुद्धिमानी नहीं है, वाक्य बदसूरत हो जाएगा। लगाने के लिए लोग लगा सकते हैं, रुकावट नहीं है, लेकिन वो देखने में सुंदर नहीं दिखाई देगा। और भाषा अगर लिखने में मतलब उसकी जो लिपि है वो सुंदर नहीं लग रही है तो फिर किसी काम की नहीं है, क्योंकि मन को मोहने वाला, मन को प्रभावित करने वाला वो होना चाहिए। तो प्रश्न विराम का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल यही है कि उसको आप वाक्य के अंत में लगाइए। ठीक है, अब यहाँ ये भी कहा गया कि कभी कभी जब प्रश्न विराम से शंका, संकेत या व्यंग के प्रकाशन का भी काम किया जाता है तो इन्हें शब्द के आगे कोष्टक के भीतर रखा जाता है। मतलब वो आप व्यंग कर रहे हैं, प्रश्न पूछने का भाव नहीं है, लेकिन चूंकि वाक्य की संरचना प्रश्नवाचक है तो वहाँ चिन्ह लगेगा, पर वो कोष्टक के अंदर रहेगा। और वाक्यों में प्रश्नबोधक वाक्यों का अर्थ संबंध सूचक शब्दों के रूप में होता है, और इसमें जब इस तरह की स्थिति होती है तो प्रश्न विराम का चिन्ह तब नहीं लगाते हैं। जैसे आप देखिए, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि आगे क्या होगा। अब चूंकि आप अगर प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान करने की जो विद्या है उसको रट कर आए हैं और उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा कि यहाँ एक प्रश्नवाचक शब्द है जो कि है क्या। तो क्या है तो आपने फट से यहाँ पर ऐसे लगा दिया, लेकिन इस वाक्य के भाव को तो समझिए। कुल मिलाकर यहाँ भावना हमें समझनी होती है, कहते हैं ना भावनाओं को समझो। तो यहाँ भावनाओं को समझिए। देखिए, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि आगे क्या होगा, तुम व्यंग कर रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या है, आप जो वाक्य बोल रहे हैं ये व्यंग सूचक है। आप दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं कि तुम्हें तो पता है आगे क्या होगा, तो क्यों हमसे पूछ रहे हो फालतू में, ये इसका भाव है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, नहीं लगाएंगे। ये है तो प्रश्नवाचक संरचना वाला, लेकिन यहाँ का जो भाव है वो प्रश्न पूछने का नहीं बल्कि तंज कसने का है। और विस्मय विराम को देखिए,
अब विस्मय विराम का सीधा मतलब है कि जहाँ विस्मय का भाव वाक्य में हो वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। तो विस्मय का भाव भी कई तरह का हो सकता है, वो खुशी वाला हो सकता है और दुख वाला भी हो सकता है। जैसे आप आश्चर्य कर रहे हैं तो आश्चर्य में वो खुशी का भी एक माहौल हो सकता है, दृश्य हो सकता है जिसको कि देखकर आप आश्चर्य में पड़ गए। जैसे मान लीजिए कि आपने मेहनत तो की लेकिन आपको अपेक्षित परिणाम ऐसा कुछ मतलब आप अनुमान पहले से नहीं लगा पा रहे थे और एकाएक से आपको किसी मित्र ने फ़ोन किया और कहा कि आप तो आईपीएस बन गए हैं, आप तो आईएएस बन गए हैं, या कोई ऐसा ही अप्रत्याशित आपको सुना दिया, तो आप क्या होगा, आश्चर्य में कुछ मिनट के लिए पड़ जाएंगे। अगर आपने पहले से ऐसी अपेक्षा नहीं की थी, मेहनत की थी, वो अलग बात है। तो ये जो है ये सुखद आश्चर्य है। और कोई मुसीबत एकाएक आके टपक पड़े या कोई बिन बुलाया मेहमान आके आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाए तो वो दुखद आश्चर्य है। तो ये दोनों तरह का आश्चर्य हो सकता है। इसके अलावा खुशहाली अगर आपको दिखानी है तो हर्ष का भाव दिखाने के लिए भी विस्मय वाला चिन्ह जो है, क्योंकि जब प्रसन्नता की अति हो जाती है तो आदमी जो है वो आश्चर्यचकित भाव में ही दिखाई देता है, मतलब वहाँ विस्मय का ही जो भाव है वो प्रकट होता है। और तीव्र मनोवेग है, मतलब कोई प्रतिक्रिया आपको देनी है। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क से जा रहे हैं और ईश्वर न करे एक सड़क हादसा आपकी आंखों के सामने हो गया, मतलब दो गाड़ियां आपस में टकराई और बहुत भीषण दुर्घटना है, तो आपके मुंह से आह निकल जाएगी, या मतलब एक ऐसा विस्मय का शब्द निकलेगा जो कि दुख व्यक्त करता है। ठीक, तो ये दुख वाला जो है ये तीव्र मनोवेग। या फिर मान लीजिए कि आप मैच देख रहे हैं और एकदम से छक्का लग गया, तो आप वहाँ पे अपने तीव्र मनोवेग को रोक नहीं पाए, कहेंगे वाह। तो ये वाह के आगे जो आप लगाएंगे ना, ये विस्मय चिन्ह है। ठीक, तो वाक्य का अभिप्राय उत्तर पाने का ना होकर मनोद्वेग व्यक्त करने का होता है। वहाँ पे उत्तर नहीं पाने की अपेक्षा होती है, और उत्तर पाने की अपेक्षा कहाँ पे होगी, वो प्रश्नवाचक में होगी। तो ये आपका विस्मय विराम है। मैं इतनी देर से यहाँ आप देखें, कभी कभी क्या होता है ना कि विस्मय विराम को लगाने में कन्फ्यूजन होता है कि इनका प्रयोग कहाँ करें। जहाँ साफ साफ हमें आश्चर्य का भाव या विस्मय का चिन्ह दिख रहा है तो वहाँ तो ठीक है, लगा दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक वाक्यों में भी इनका प्रयोग हो जाता है। तो वो कब होता है, जब प्रश्न का उत्तर पाने की उम्मीद आपको नहीं होती है। जैसे इतनी देर से बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, तो उससे ये नहीं पूछा जा रहा है कि तुमने समझा या नहीं, तो उसको डांटा जा रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली, और कहा जा रहा है कि समझ नहीं रहे हो तुम। अब वो बोलने का लहजा है कि आपने अंत में क्या लगा दिया। तो क्या देखकर सिर्फ आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा देना है, उसके आगे आपको लगाना होगा विस्मय का चिन्ह, जो कि एक तीव्र मनोवेग को यानी तीव्र गुस्से को दर्शा रहा है। ठीक, तो ये अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके आपको पहचानना होगा। अब कुछ जो विराम चिन्ह है वो निर्देशक होते हैं, निर्देश देने का भाव होता है। तो प्रत्येक विषय पर विवाद संबंधी या प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात कथोपकथन जो है उसमें नाम के आगे इन सब का प्रयोग किया जाता है। रेखा की तरह से होता है, मतलब आगे आप एक डैश लगा देते हैं। जैसे अध्यापक, ये देखिए जैसे आप एकांकी पढ़ते हैं ना, नाटक पढ़ते हैं, कोई नाटक छोटी कक्षाओं में भी पढ़ाए जाते हैं, बड़े लेवल पे भी ड्रामा होते हैं, तो उसमें कोई पात्र अपने वाक्य को कह रहा है, मतलब वो बोल रहा है, तो पात्र का नाम लिखा रहता है और उसके आगे ऐसे डैश लगा रहता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, जिससे अध्यापक बोल रहे हैं तो एक तो तरीका है कि अध्यापक ने कहा कि ऐसा करो, और दूसरा आपने लिखा अध्यापक और उसके आगे ऐसे डैश लगाया और लिखा तुम जा सकते हो। अध्यापक ने आपको निर्देश दिया है कि आप जा सकते हैं। तो उतना लंबा वाक्य लिखने से अच्छा है कि आप एक डैश से काम चला लीजिए, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा कि ने कहा कि। अब इतना जो लिखने का यहाँ पे दायरा है ना, उसको बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और वाक्य अच्छा भी लगता है। तो तुम जा सकते हो, और इसके साथ ध्यान दीजिएगा इसमें इन्वर्टेड कॉमा भी बना हुआ है दोनों तरफ, मतलब ये पूरा है। इसके बाद है योजक। तो योजक का मतलब योग करने वाले यानी जोड़ने वाले। तो समस्त पदों के मूल खंडों को अलग अलग लिखने में भी इनका प्रयोग होता है, और एक पद को दूसरे पद से जोड़ने में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे कि बहुत सा धन लेकर राम श्याम अपने गांव लौटे, बहुत सा धन लेकर राम श्याम अपने गांव लौटे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अवतरण, ये जो योजक चिन्ह है इसमें डैश लगाया जाता है। ये आप देखें ना, यहाँ पे योजक चिन्ह है, डैश का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल पीछे वाले की तरह से ही है, लेकिन इसका उपयोग थोड़ा भिन्न है। बहुत सा धन लेकर, अब यहाँ बहुत और सा के बीच में इसका प्रयोग किया गया है, यानी दोनों को जोड़कर एक नया अर्थ बनाया गया है। राम और श्याम हमें लिखना था, लेकिन और लिखने से बचने के लिए और भी योजक शब्द है, तो उसी की जगह पे हमने योजक चिन्ह इस्तेमाल कर लिया, कुछ ऐसे अपने गांव लौटे। अब इस तरीके से आपका वाक्य हो गया। अवतरण विराम कैसा होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा आपने ऊपर देखा है, वही चीज़ है। एकल भी होता है और युगल भी होता है, मतलब डबल भी होता है, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। इसे उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है, मतलब इसका जो शुद्ध नाम है वो उद्धरण चिन्ह है। और एकल विराम चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य के एक अंश या एक शब्द पे हमें इसे लगाना है, और युगल तब लगाते हैं जब पूरे कथन पर लगाना है। ये इसका मतलब है। मतलब ये है कि जब लंबा सेंटेंस, मतलब पूर्ण वाक्य रहेगा और उसको हमें दर्शाना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसमें हम दोनों तरफ युगल विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। और अगर एक छोटा सा वाक्यांश हमें दर्शाना है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके दोनों ओर सिंगल, एकल जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ देख लीजिए, प्रजातंत्र का अर्थ क्या है मैं जानती हूँ। ठीक है, प्रजातंत्र का अर्थ क्या है मैं जानती हूँ। अब इस पूरे वाक्य में अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है, प्रजातंत्र, जिसका कि अर्थ जानने की बात की जा रही है।
तो प्रजातंत्र चूंकि इंपॉर्टेंट है लेकिन ये पूरा वाक्य तो है नहीं, तो इसके दोनों ओर आप सिंगल ऐसे लगाएंगे। और अगर देखें इसमें कहा गया कि महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य नश्वर है। अब मनुष्य नश्वर है एक पूर्ण वाक्य है ना, मैन इज मोर्टल, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो इसके दोनों ओर जब आप लगाएंगे तो ये डबल हो जाएगा इस तरीके से, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा ये दिखाई देगा। तो इसे आपने देखा। अब इसके बाद लोप विराम को देखिएगा तो वर्जन चिन्ह भी इसको कहा जाता है, मतलब कुछ अंश किसी वाक्य के खा लिए गए, मतलब गायब हो गए, तो उसको दर्शाने के लिए वहाँ आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है तो आप आगे ऐसे डॉट 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 कर देंगे। जैसे मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ तेरे आचरणों को, तो अब उसके बाद आप ऐसे भद्दे शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन आपके संस्कार आपको अनुमति नहीं देना चाहते, ठीक है। तो इसीलिए आगे ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया कि मतलब तुम खुद ही निकाल लो कि हम क्या कहना चाहते थे, और लोग समझ भी जाते हैं, फिर जमकर झगड़ा होता है। तो इसमें जो लोप विराम है ये ऐसी ही कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको शब्द पता नहीं है लेकिन आप बोलकर मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते, तो ये बात। इसके बाद लाघव विराम को आप देखें, लघु करने के लिए, मतलब लघुता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो संक्षेप होते हैं, मतलब संक्षेप सूचक इनको कहा जाता है। जैसे कि PET, अब ये पात्रता परीक्षा है तो अब इसके लिए आप क्या करें, या तो पूरा लिख दें, या मान लीजिए सिविल सर्विसेज है तो उसके लिए आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए CSE का इस्तेमाल करते हैं। तो C फॉर सिविल, S फॉर सर्विसेज और E फॉर एग्जामिनेशन। तो उसके आगे आप छोटे छोटे बिंदु लगाते हैं और अंग्रेजी में वैसे लिखते हैं, हिंदी में आप ऐसे गोला बना देते हैं। देख रहे हैं, डॉक्टर रामनाथ पांडे। अब ये डॉक्टर पूरा लिखने से अच्छा है कि आप डॉ के आगे ऐसे जीरो लगा दीजिए। वही चीज़ यहाँ भी है। त्रुटि विराम क्या होता है, तो ये हंसपद या काकपद कहलाते हैं। तो ये काकपद नहीं होते हैं, असल में हंस का ही पैर ऐसा डिजाइन का होता है। जब कोई शब्द अथवा अक्षर अथवा वाक्य का प्रकाशन किया जाता है और लेख में जहाँ छूटा हुआ भाग दिखाना होता है, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे, और आप भी खुद करते होंगे, बीच में से कोई शब्द आपसे मिस हो गया, आपको बाद में मालूम हुआ कि वो वाक्य में होना चाहिए था। तो अब कोई रास्ता नहीं है, बीच में आप घुसा नहीं सकते क्योंकि वहाँ उतनी जगह नहीं है। तो आपके पास ये तरीका है कि आप उसके ऊपर लिख दीजिए। लेकिन ऊपर लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये यहाँ जो त्रुटि हुई है, मतलब ये त्रुटि को दर्शाने के लिए होता है ना, तो इस तरीके का लगाना पड़ेगा। बीच में लगाइए और उसके बाद उसको लिख दीजिए। पृष्ठों के किनारे हाशिए में भी उसको लिखा जा सकता है, वाक्य के ऊपर भी लिखा जा सकता है, जैसी जगह हो। अगर आपने वहाँ पे त्रुटि बोधक चिन्ह लगाया है और ऊपर जगह नहीं बची है, ऊपर बची है तो बहुत अच्छा, आप वहीं लिख दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वाक्य में वहाँ पे आपने लगाया तो सही, ऊपर जो है वो दूसरा वाक्य है, बीच में अगर आप घुसाएंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। तो हाशिए को देखिए, हाशिए में जहाँ जगह है वहाँ पे ऐसा ही एक और सिंबल बना के सीध में वहीं पर उस शब्द को जोड़ दीजिए। चेक करने वाला अगर कोई बुद्धिमान आदमी है तो जरूर समझ जाएगा। तो ये है आपका त्रुटि विराम। अब इसके बाद कोष्ठक को देखिए। तो कोष्ठक आप जानते ही हैं कि ये क्यों इस्तेमाल होते हैं और किस उद्देश्य से। ज़्यादातर जो हिंदी व्याकरण है उसमें छोटे ही कोष्ठकों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये होते हैं 3 वैरायटी के। ये मझला, बड़ा और छोटा। कहाँ लगाए जाते हैं अभी आपको पीछे ही बताया है। कुल मिलाकर बात यह है कि शब्द विशेष को सुस्पष्ट यानी सही संदर्भ के साथ बताने के लिए उसमें कोष्ठक का इस्तेमाल होता है। और अतिरिक्त विषय विभाग में क्रम सूचक अक्षरों और अंकों के अलावा समानार्थी शब्द वाक्यांश या मूल वाक्य से के साथ अगर आपको कुछ जोड़ना है, जोड़ने की इच्छा है लेकिन आप मूल जो सेंटेंस है उसमें नहीं जोड़ सकते हैं, तो आप कोष्ठक लगाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए मास्टर ब्लास्टर। अब मास्टर ब्लास्टर कौन है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप बताएंगे कौन है, तो कोष्ठक में आपने लिख दिया सचिन तेंदुलकर के आते ही स्टेडियम में नई ऊर्जा का संचार हुआ। ये इस उद्देश्य से लिखा गया या नाम जो आप देख रहे हैं कि जो नहीं जानता है, मतलब जिसे ये जानकारी ही नहीं है कि मास्टर ब्लास्टर कौन। वैसे ही हिंदू हृदय सम्राट। अब हिंदू हृदय सम्राट की जन्मतिथि मनाई गई। ये मुहावरेदार और अलंकारित भाषा है और आमतौर पे ऐसी ही लिखी दिखाई देती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग इसे समझें तो हिंदू हृदयों के सम्राट कौन थे, ये महाराज शिवाजी महाराज थे। तो यहाँ आप लिखेंगे कि शिवाजी राजे भोसले कोष्ठक में, ताकि आप अपने अर्थ को ज़्यादा बेहतर प्रकट कर पाएँ। रंभा अपने सौंदर्य में शूर्पणखा कुरूपता में अद्वितीय थी। मतलब ये है, अब ये वाक्य आपने लिख तो दिया लेकिन आपको ये संदेह हो गया कि पढ़ने वाला पता नहीं इसका अर्थ समझ पाएगा कि नहीं। तो आपने क्या किया, खड़ी पाई देने के बाद आगे एक कोष्ठक बनाया और उसमें लिखा जैसी वह सुरूपा थी। मतलब रंभा, रंभा ये क्या है, ये अप्सरा है, मतलब समुद्र मंथन से इनका जन्म हुआ है और इंद्र के दरबार में ये नृत्यांगना है। तो रंभा जैसी सुरूपा थी यानी सुंदर थी, वैसे ही शूर्पणखा कुरूपा थी। अब इसके बाद आप देखें ये अगला वाक्य है, फहाद व्यग्रता से तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो ना। मतलब फहाद नाम का कोई मनुष्य है, व्यक्ति है, और उसका जो भाव है वो व्यग्रता वाला है, वो बेचैन है और बेचैनी में वो कह रहा है कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो ना। मतलब किसी प्रेमिका से वो कह रहा है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मत जाओ। तो उसमें ये चीज़। अब इसके बाद तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होते हैं, तुलना आपको करनी होती है। तो दिन जो है उसका वही अर्थ होता है जो दिवस का होता है, तो दोनों आपस में क्या है, तुल्य है। वैसे ही रात्रि और निशा दोनों का अर्थ समान है, तो यहाँ आपने बराबर का चिन्ह। अचला पृथ्वी को कहा जाता है, तो
अचला और पृथ्वी का शाब्दिक अर्थ बराबर है, दोनों की तुलना आपने कर दी, तो ये तुल्यता चिन्ह। इसके बाद तारक चिन्ह आता है, तो फुटनोट या पाद टिप्पणी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फुटनोट का ही शाब्दिक हिंदी अनुवाद है पाद टिप्पणी। फुट मतलब होता है पैर, जिसको कि संस्कृत में पाद कहते हैं, और नोट मतलब होता है वहाँ पर कोई महत्वपूर्ण बात आप व्यक्त करना चाहते हैं, तो उन्हें रखकर ऊपर के शब्द अथवा वाक्यांश अथवा वाक्य से संबंध रखने वाले अंश को पृष्ठ के नीचे रखते हैं। मतलब पहले आपने उसे दिया, कहीं एक वाक्य में आपको लगा कि यहाँ पर आपको संदर्भ देने की आवश्यकता है, तो वहाँ आपने ऐसे स्टार लगा दिया, 1 स्टार लगाया, 2 स्टार लगाया, ऐसे लगा दिया उसकी महत्ता के हिसाब से। अब उस संदर्भ को आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत की बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा जगह जगह इस तरह के तारक बने हुए हैं, और उन तारकों का जो मतलब है, एक्चुअल मीनिंग है, वो चैप्टर के लास्ट में दी हुई है। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसे उस पर अंक लिख दिए जाते हैं, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, और जब चैप्टर का या उस पूरे लेख का समापन होता है तो अंत में लेखक बताता है कि पहला नंबर जहाँ पे हमने ऐसे पावर की तरह से लगा दिया था उस पूरे वाक्य पर, तो उसका क्या संदर्भ यहाँ पे मैंने दिया है, तो वो बाद में रहता है। ये सब चीज़, जितनी भी चीज़ें आप इसमें सुन रहे हैं, इनको आपने किताबों में देखा होगा, लेकिन अब इनका अर्थ जान लीजिए। तो यही था, यहाँ तक विराम चिन्हों को हमने पढ़ा है। इसके बाद लिंग की परिभाषा को हम आगे देखेंगे।